वीडियो सऊदी अरेबिया के फोरेंसिक एडवाइजरी डिपार्टमेंट को एज सीनियर डायरेक्टर हेड कर रहे हैं। Then advisory is the right path for you. Because I was very candid about the discussion about money. $420,000. मार्केट का पोटेंशियल क्या है? अब मैं जब पैसे लूंगा ना आपसे इस काम के, ये हो गई रिश्वत। 6 लाख का असाइनमेंट है, आपको मिलेंगे लाख। अच्छा जी 5 लाख कहाँ जाएंगे? वो आपका मसला नहीं। 17-18 महीने तक जो है ना मेरे पास किचन चल जाएगा मेरा। अच्छा मिडिल ईस्ट की मार्केट की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे बहुत कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है। फोरेंसिक है, इसमें क्या होता है? डिजिटल फोरेंसिक होता है। सिंगापुर में जाके वो 1 महीना उनके साथ बैठ के समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या आप बोर्ड से या CEO से जो ना एक एज एन एडवाइज़र बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड टुडे आई विल बी योर होस्ट फॉर IQSF पॉडकास्ट। हम हर वीक इस तरह का एक सेशन लेके आते हैं जो न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को बल्कि यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग इन देयर स्टडीज, करियर, प्रोफेशन एंड एटसेट्रा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि हम एडवाइजरी के एरिया को कवर करें। आज का जो पॉडकास्ट है वो एडवाइजरी के हवाले से है। देखिए, एडवाइजरी या कंसल्टिंग सुनने में एक छोटा सा लफ्ज़ महसूस होता है, एक छोटी सी बात महसूस होती है, लेकिन एडवाइजरी और कंसल्टिंग बहुत सारे एरियाज़ में की जा सकती है। बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, बी इट फाइनेंस, टैक्सेशन, प्रोसेसेस, कंट्रोल्स, सिस्टम्स को बनाना, ERP इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी साइड, डेटा साइंस, फिनटेक, ये सारी चीज़ें एडवाइजरी के अंदर, ये सारे वर्टिकल्स एडवाइजरी के अंदर शामिल हो सकते हैं। कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एडवाइजरी के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, कैसे इसे ऑप्ट करना चाहिए, ये सारे के सारे सवाल आज की पॉडकास्ट में हम इंशाल्लाह ताला एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे गेस्ट ज़ीशान शाहिद साहब इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इन्होंने आज न सिर्फ एडवाइजरी में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है बल्कि बड़ी एक माशाल्लाह बेहतरीन पोजीशन पे ये इस वक्त मौजूद है। ही इज़ द सीनियर डायरेक्टर इन दी फोरेंसिक एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ BDO सऊदी अरेबिया और उससे पहले ये डिलॉयट पाकिस्तान में पार्टनर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। डिलॉयट पाकिस्तान में ऑडिट एसोसिएट से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और 20 साल के अरसे में डिलॉयट पाकिस्तान में ये एक पार्टनर बने। पार्टनर बनने के साथ साथ इन्होंने फोरेंसिक एडवाइजरी का एक डिपार्टमेंट बनाया और आज ये BDO सऊदी अरेबिया के फोरेंसिक एडवाइजरी डिपार्टमेंट को एज सीनियर डायरेक्टर हेड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपका करियर, आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी। सबसे पहले IQ में हमने एक सेशन रखा था स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकलशिप की गाइडेंस के अराउंड, तब आपका यहाँ पर आना हुआ था। तब भी स्टूडेंट्स को बड़ा इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा पहुँचा था और काफ़ी हद तक अच्छी उन्हें गाइडेंस मिली थी। आज हमने फिर आपको वेलकम किया है और आपका टाइम जो है वो लिया है इस चीज़ पर कि स्टूडेंट्स को, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम इस डोमेन में गाइड कर सकें। थैंक यू। लेकिन इस डोमेन में आने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी, क्योंकि नॉर्मली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड इतना नहीं देखा। मैंने नहीं सुना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टेक्नोलॉजी की साइड पे, रिस्क स्ट्रैटेजी, कंप्लायंस की साइड पे, डेटा साइंस की साइड पर इस तरह के काम जो है वो करें। आप न सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बल्कि KSBL से आउट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट आपने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर मास्टर्स भी किया है। दैट इज़ कम्प्लीटली अनयूजुअल, कम्प्लीटली अनयूजुअल। क्योंकि हमारे यहाँ जर्नी जो हमें बताई जाती है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ, कि आप एक दफ़ा अगर फर्म में पार्टनर बन गए तो फिर तो 15-20 साल आपने उस पोजीशन को जो है वो होल्ड करना है, एंजॉय करना है, उसके जो काम है वो करने हैं और 60 साल की उम्र में नॉर्मली एक परसेप्शन है कि फिर रिटायरमेंट की तरफ चले जाना है। आपने पार्टनरशिप होल्ड करने के, वो भी यंगेस्ट पार्टनरशिप इन द हिस्ट्री ऑफ डिलॉयट पाकिस्तान, वो होल्ड करने के बाद फिर टेक्नोलॉजी की साइड को इस तरह एक्सप्लोर करना, KSBL से मास्टर्स करना, दैट इज़ अ यूनिक ऑफ इट्स ओन। बहुत एक यूनिक बात है और एक डिफरेंट बात है। तो पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कैसे CA करने के बारे में सोचा, कब स्टार्ट लिया, किस तरीके से आपकी जर्नी रही, और फिर हम आगे एडवाइजरी का डिस्कशन करते हैं। चलो, थैंक यू। आई ट्राई टू समराइज माय जर्नी। मेरी CA में जो लैंडिंग थी वो एक्सीडेंटल थी और ऐसा नहीं था कि हमारी फैमिली में कोई बहुत ही CA's एग्जाम्पल थे एंड आई वाज एस्पायरिंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई वाज जस्ट लाइक एनी मिसगाइडेड सोल आउट देयर, लाइक द वंस मे बी यू लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, और आई डिड नॉट नो कि व्हाट नीड्स टू बी डन। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो अफोर्ड कर सकते थे उसकी परसेंटेज नहीं थी
और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी उसके पैसे नहीं थे। तो वी वर एक्सप्लोरिंग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम सीए का टेस्ट तो दे दो। तो वो उस तरह से बैक इन 1999 जो है ना, वो सीए का टेस्ट पास हुआ। पीपीटी उस वक्त वो कहलाता था अपना प्री एंट्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आई थिंक आज भी होता होगा। तो वो इस तरह से पास हुआ था। एंड इन फैक्ट व्हेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एक स्टोरी भी है कि व्हेन आई गॉट द लेटर ऑफ पासिंग दैट पीपीटी, I had actually made some arrangements for landing into merchant navy illegally. अच्छा। That's a very strange thing to have. लेकिन उसमें होता क्या था कि आप अब I don't know how maybe I was being fooled, लेकिन उसमें ये था कि you land on a ship and you work as a deckhand. deckhand होता है ना जो डेक पे सफाइयाँ करता है, तो you have to work on that and 2 years तक आप seaworthiness आपकी हो जाती है ना, तो you give a test in Singapore of seaworthiness. So that was something that I was about to embark on and then I got this letter. मैंने कहा चलो सही है, इधर बैठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हुई जर्नी। और we're not from the very privileged background, so CAMS was generous enough to give me कर्ज़ हसना for the studies. तो मैंने फाउंडेशन इस तरह निकाला और देन आई लैंडेड इन यूसुफ आदिल, और उसमें जो है फिर वो एक चल रही है जर्नी उस तरीके से। सो द एंट्री इनटू द सीए वाज नॉट एक्चुअली वेरी वेल थॉट ऑफ, इट वाज जस्ट समथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, सो you get into CA. That's not to undermine the value of CA, it's just my personal background in context of that. So that was the entry of into the CA. Again, once I got into the firm, और उस टाइम पे I had spent about a year of joblessness because I wanted to work. We were not from the very established background and you just can't find any job as a BCom. तो वहाँ पे यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा था। तो after a year of almost joblessness, I got into the firm and then I decided कि बस अब यहाँ आ गए ना, अब ये करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो फर्म में जो टाइम लगाया तो दैट जर्नी कंटिन्यूड। आर्टिकलशिप एंड हुई, फिर उसके बाद सारा कुछ हुआ, क्वालिफाई हुए और फर्म में ही रहे बिकॉज वांटेड टू वर्क इन पाकिस्तान, वांटेड टू एस्टैब्लिश अ नेम फॉर पाकिस्तान इन द नेटवर्क ग्लोबली। अच्छा। तो वो फिर जर्नी रही, उसमें पूरा टाइम दिया, ऑलमोस्ट लाइक 2 decades. It was about 19.5 years. Then I exited in May 2021. As a partner, you have a 6 months notice period. So I gave my resignation on November 2020, December 2020, and then May 2021 में जाके वो पूरा सारी ट्रांजिशन जो थी आफ्टर Deloitte exit वो कंप्लीट करने के बाद तो then I exited. उसके बाद then I started working as an independent consultant. और फॉर्चुनेटली यानी कि वो उसमें होता क्या है कि आई वाज ऑफरिंग मेनली रिस्क मैनेजमेंट एंड फोरेंसिक सर्विसेज। और कुछ इन्वेस्टर्स जिनके लिए मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की थी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में, उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट थी। तो दैट्स हाउ आई गॉट स्टार्टिंग एडवाइजिंग इनटू टेक्नोलॉजी साइड। वो भी काफ़ी अर्से किया। फिर रिसेंटली फॉर द पास्ट 6-7 months आई हैव बीन एसोसिएटेड विद EY आल्सो टू लीड देयर डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिस। और तो अभी नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग यानी टूवर्ड्स BDO सऊदी अरेबिया। So that has been a journey in a nutshell. Obviously इसमें बहुत सारे ups and downs हैं, journey है, it's a very long journey, but obviously that you can't really squeeze that into a very short description. लेकिन it's just कि a lot of good seniors, good managers and partners, good leadership and good subordinates and just hard work. I think that's how you summarize it. माशाल्लाह, बड़ी कमेंडेबल आपकी जो है वो इस हवाले से जर्नी रही कि इसमें एक ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है कि टेक्नोलॉजी की तरफ आपकी ओरिएंटेशन, शुरू में आपका इंटरेस्ट उस तरफ था और वो सारी चीज़ें आप शुरू से था। उसका मैं अगर थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यानी टेक्नोलॉजी से मेरा शगफ जो था वो आई थिंक इंटर से ही था। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने इंटर किया था और उस वक्त आई थिंक 95-96 में मेरे पास पहला कंप्यूटर आया था एंड आई जस्ट गॉट हुक टू इट। तो उसमें देन आई यूज्ड टू स्टडी, ख़ुद से पढ़ता था किताबें लेके। उस ज़माने में नॉर्मली इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बहुत मुश्किल से जो है ना, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर दैट टाइम बट डायल अप इंटरनेट वाज द न्यू थिंग एट दैट टाइम, वेरी एक्सपेंसिव कार्ड सिस्टम। तो अब वो उसमें देन आई गॉट इंटरेस्टेड। अब उसमें ये होता है कि पीपल अराउंड यू ऑल्सो एनकरेज यू ना। तो मेरे यानी कि फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनसे कुछ कोऑर्डिनेशन रहती थी। इट्स जस्ट न्यू वर्ल्ड आउट देयर। वो टेक्नोलॉजी इस तरह से यानी कंप्यूटर इस तरह मुझे अट्रैक्ट करता था।
तो आई ऑलवेज गॉट इंटरेस्टेड। तो मेरा कॉलेज के ज़माने से ही जो है ना वो एक एक्यूमेन था और खुद अपनी यानी कुछ ना कुछ करता रहता था। डिडंट लैंड इनटू अ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, लेकिन जब CA में भी आया तो वो शौक अपना था, तो आई वुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज स्टिल गोइंग। आज तक भी यानी कि जो मास्टर्स करने का डिसीजन भी था वो यही था कि मतलब लाइक मिस्ट्री ख़त्म हो, मीनिंग यू लर्न फर्स्ट हैंड, प्रेफरेबली इन यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट, कि आपको नया आजकल जो है वो आप पढ़ो सही तरीके से। तो वो पैशन जो बचपन से निकला हुआ है 16-17 ईयर्स की एज से, वो आज तक माशाल्लाह चल रहा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बड़ी एक देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ये चीज़ देखी है कि ये आपको हाजिर प्रेजेंट टाइम्स में रखता है। हाँ। और हर चीज़ को करने की एक ऐसी टेक्निक सिखाता है जो आमतौर पे दूसरे लोग जो है वो नहीं उसको कर पा रहे। तो वहाँ पे आपका टाइम बचना, फिर वो एडवांसमेंट, वो थॉट लीडरशिप क्रिएट होना, जहन आपका उस हवाले से जो है बनता चला जाता है। अच्छा, डिलॉयट की आपकी जर्नी, क्या वो आसान डिसीजन था कि आपने पार्टनरशिप को जो है वो छोड़कर एडवाइजरी का करियर अपना जो है वो ऑप्ट किया और इस चीज़ को स्टार्ट किया? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? आई मीन I always had this, recognition that yes, I invested a lot of time in the firm, but I also was in my comfort zone also. Meaning, definitely I was getting all the opportunities and I was excelling. Matlab, I started leading my own function under Asad Ali Shah Saab when I was a senior manager. I think back in 2011-12 से ही start हो गया था. तो I've always worked directly as a function head since that time. अपनी बॉटम लाइन मैनेज करना, प्रॉफिट मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आई ऑलवेज हैड दिस कॉग्निशन कि आई हैव बीन इन दिस एनवायरनमेंट एंड आई हैव बीन ऑन दिस इन दिस प्रोटेक्टेड बबल फॉर अ लॉट ऑफ लॉन्ग टाइम, और डिसरप्शन इज़ ऑलवेज गुड। So when Deloitte decided to change from membership to ICF, Independent Correspondent Firm, and I also started thinking कि यार okay, where do we stand? Where does Pakistan as a market stand? And I have been doing, internal एक brain work होता है, बंदा करता रहता है, तो I've been doing it since 2018-19. और so I came to a conclusion कि यार okay, you need to start focus on a different market now. नीश की जो मार्केट होती है ना, वो नीश की मार्केट पाकिस्तान में एक लेवल की है, और then you go to Middle East, you get a bigger level, bigger, more buyers, more variety of services. Then you go to Europe or US, उसमें sophistication increase होती चली जाती है। Advisory में ये beauty है। Audit में you get to experience the best of the best within Pakistan also, क्योंकि आप technical issues पे काम कर रहे हो। तो पाकिस्तान में if you're, I've done a lot of IFRS consultancy, और जो technical issues होते थे तो I used to, bash my head around and सारी चीज़ें करना। बड़े यूनिक केसेस गुजरे हैं जिसमें IFRS की बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, और वो वी हैंडेड इट। तो पाकिस्तान में यू गेट दैट एक्सपोजर ऑन द ऑडिट साइड, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एडवाइजरी एंड द ओपन फील्ड, देन यू हैव टू सी कि देयर आर बिगर मार्केट्स आउट देयर। तो वो जब वंस यू रियलाइज कि देयर आर बिगर मार्केट्स एंड यू वांट टू गो देयर, तो फिर देन द ट्रांजिशन बिकम ईजी कि ओके व्हाट्स द बेस्ट वे। ओके, फर्स्ट you start off your own, start looking for opportunities abroad, and then go on that. It's never easy, लेकिन जस्ट शेयरिंग के ये थॉट प्रोसेस था। लेकिन उस थॉट प्रोसेस को करते वक्त डिड यू एवर फील कि आपको जज किया जाएगा, या आप अगर एडवाइजरी के करियर को एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को खैर बात कहकर उसको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग आपके बारे में, मतलब एक सिंड्रोम होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या मैं अपनी जर्नी को किस तरीके से देखूंगा। देयर इज अ लॉट ऑफ पेयर प्रेशर एज वेल। इतनी सीनियर पोजीशंस पे भी ये होता है कि कंपैरिजन होता है, कंपेरेबिलिटी होती है, जी फलां मेरा बैचमेट था, यहाँ पर है ये। तो वो उस थॉट प्रोसेस को कैसे आपने फाइट किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कभी नहीं रहा। आई इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई हैव बीन वेरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल विद डीलिंग इज़ दैट कि बस वो चीज़ नहीं है, ये जो आपने बताई ना सारी फीलिंग्स, ये नहीं है मेरे अंडर में। मतलब आई वुड समटाइम्स ड्राइवर अभी मुझे छोड़ के यहाँ पे गया है, राइट। अब मुझे पता है कि घर पे ड्राइवर है, उसका ये टाइम चल रहा है, दिस गोना बी वेरी लॉन्ग। मैं ईवाई के ऑफिस से अभी लास्ट वीक में भी बाइकें लेके घर आ गया, सही है ना। आई डोंट केयर इफ समबडी इज वाचिंग और नॉट, आई नो यार बाइक है, मतलब लाइक इट्स द फास्टेस्ट वे। अच्छा, वो सब कुछ है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला कभी भी नहीं रहा कि यार लोग क्या सोचेंगे, या मतलब हु व्हाट, दैट्स कम्प्लीटली। इनफैक्ट इसका बड़ी एक अच्छी एग्जांपल भी है। I'm sorry if I misunderstood that situation and that person gets to see it, although it's unlikely. लेकिन अब जैसे मैं forensic करता था, तो there's a lot of times where you could get input, data from SCCP. अब होता क्या था कि I used to always send somebody कि यार एक लड़का जाएगा SCCP का डेटा लेकर आ जाएगा। वो क्या करते हैं कि हम किसी कंपनी का देख रहे होते हैं ना कि
ओनरशिप क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, तो यू हैव दिस ऑप्शन एज अ पब्लिक, ये राइट है आपके पास कि आप वाउचर जमा कराएं, चालान जमा कराएं, SCCP आपको जो है ना वो डेटा दिखाएगा, आप वो नोट करके आ जाएं. दे डोंट लेट यू टेक कॉपीज बिकॉज यू आर नॉट द कंपनी ओनर डायरेक्टर, लेकिन यू कैन सी दैट डेटा. तो ये फोरेंसिक में ऑसेंट कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, उसमें आप ये काम करते थे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट. अब मेरे जहन में क्यूरोसिटी थी कि यार आई हैव नेवर सीन दैट एक्चुअली हैपनिंग. होता है ना, शुरू से तो आप काम करते हुए आ रहे हो तो अपने हाथ से किया होता है, लेकिन SCCP के दफ्तर में जाके वो सारा काम मैंने किया नहीं है. दिस वॉज बैक इन लाइक आई वॉज अ डायरेक्टर एट दैट टाइम, प्रॉब्ली डायरेक्टर तो था मैं. तो वन डे आई डिसाइडेड टू गो टू SCCP ऑन माई ओन कि ये काम मैंने खुद करना है. जूनियर के साथ जाऊँगा लेकिन मैं खुद देखूंगा अपने हाथ से कि ये होता कैसे है ना. एंड आई वॉज देयर, स्लीव्स रोल्ड, और वो वहाँ पे एक दफ्तर होता है जिसमें आपको सिर्फ कागज़ पेंसिल के साथ जाना होता है अंदर, सही है ना. तो आई डिड दैट वर्क ऑन माई ओन. अच्छा, वहाँ पे एक कोई एडिशनल डायरेक्टर था या कोई जॉइंट डायरेक्टर था जो कि मेरा कोई जूनियर था. अच्छा, ही वॉज शॉक टू सी मी देयर इन अदर लेबरर्स के साथ. वो लेबर ही कहलाएंगे, वर्किंग क्लास बेचारे, वो बेचारे आए हुए थे हर कंपनी के लोग जो डेटा लेने के लिए. मैं बैठा हूँ वहाँ पे और मैं जो ना वहाँ पे कागज़ पेंसिल के साथ, मैं उससे मिला अच्छे तरीके से, लेकिन आई कुड टेल कि दैट पर्सन देन स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ लाइक, एक होता है ना कि उस गर्दन में सरिया हमारा तो एक इनहेरेंट मसला है बहुत सारे लोगों के, तो उसकी गर्दन में थोड़ा सरिया आ गया. और वो था वैसे जूनियर. मैंने कहा यार चलो सही है, मतलब आई डोंट केयर व्हाट यू फील एंड व्हाट यू डू नॉट फील. आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो इट्स जस्ट मी. तो वो जो आपने कहा कि मैं छोड़ते हुए कुछ ऐसा पीयर प्रेशर तो नहीं हुआ. हाँ, लेकिन आई एम नॉट फूलिश. वन मिस्टेक दैट पीपल डू व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ ऑन देयर ओन इज दे स्टार्ट डूइंग वर्क फ्रीलांस. I did not want to do that. I incorporated a private limited company. कि भाई अगर मुझे एक काम भी करना है ना, उसका मैंने सेल्स टैक्स पे करना है, एंड दैट हैज़ टू बी ऑन द रिकॉर्ड. मेरा रिटर्न फाइल होगा, मेरा एक प्रॉपर ट्रैक रहेगा कि व्हाट वाज आई डूइंग वंस आई लेफ्ट Deloitte, अ बिग प्लेटफॉर्म. यूसुफ आदिल इज अ बिग प्लेटफॉर्म स्टिल टुडे. कहाँ से, उसके बाद मैंने क्या किया, सही है ना. दैट जर्नी हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड. उस पर प्रॉपर टैक्स पे होगा, सब कुछ होगा. तो दैट तो वो मैंने प्रॉपर रखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी रजिस्टर कराई, और उसके तहत जो है ना वो सारा काम किया, जो भी किया उधर से बिलिंग की. और तो दैट वाज यू डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक बट यू आर नॉट फूलिश अबाउट इट. तो आपकी जो फोरेंसिक की जर्नी है, जैसे कि वो डिलॉयट में ही स्टार्ट हो गई थी जब आप वहाँ पर थे, आपने उसके लिए डिपार्टमेंट जिसे, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा. अच्छा, फोरेंसिक की जर्नी, फोरेंसिक ऐसा इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. मतलब मैं जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बातचीत होती है तो बड़ा मज़ा आता है उनके भी किस्से सुन के. इनफैक्ट जैसे असद अली शाह साहब जो मेरे बॉस रहे थ्रू एंड थ्रू, शोएब गाजी और ज़फ़र मेमन साहब, इन लोगों ने अपने अपने यानी कि कुछ ना कुछ काम किए हुए थे. और सब ने यानी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन या फ्रॉड वगैरह पे काम किया हुआ होता है. ऑब्वियसली फ्रॉड इज़ एज ओल्ड एज अकाउंटिंग, सही ना. तो वो जो है सबका एक्सपीरियंस तो होता ही होता है. तो आई लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस. अशफाक तोला साहब ने बड़ा एक अच्छा एक डिस्कस अपना किया था पूरा किस्सा, जिसमें वो स्टेट बैंक में जाके उन्होंने कुछ बैंकों की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, यानी डू अ वेरी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस. सो फोरेंसिक वाज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट वाज आल्सो लर्निंग फॉर मी. लेकिन हमारा जो डिलॉयट में जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी एक्सीडेंटली. वन डे एडमिन के जो मैनेजर थे ज़हीम अरशद, उन्होंने मुझसे कहा शान साहब ये एक US से कोई कॉल आ रही है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बात कर लें. तो मैंने कहा अच्छा क्या है. तो आइडिया ये था कि देयर वाज समबडी कमिंग फ्रॉम US और उनको चाहिए थी आर्मर्ड कार और आर्मर्ड प्रोटोकॉल चाहिए था उनको, गाड़ी और ये सब कुछ ना. तो हमारा काम था कि हम उनको बताते कि जी इतना कोर्ट है इसका, ये पैसे हैं, और ये जो है ना आपको बुलेट प्रूफ कार मिल जाएगी, 2 गार्ड मिल जाएंगे, इस तरह का काम. अच्छा, इवेंचुअली व्हेन वी गॉट ऑन दैट कॉल, तो वहाँ से कॉलिन कीनी होता था, ही इज़ अ मिडल ईस्ट पार्टनर नाउ. तो ही वॉज अ सीनियर मैनेजर एट दैट टाइम इन शिकागो या वाशिंगटन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो उसने कहा कि पहले कॉल में स्टार्ट होते हुए कि यार वी डोंट नीड दैट सपोर्ट एनी मोर बिकॉज वी डिड नॉट गेट द क्लियरेंस. दिस वॉज बैक इन 2010 या 11 था वो. और ही सेड वी डिडंट गेट अ क्लियरेंस टू विजिट पाकिस्तान एट दैट टाइम. उस ज़माने में ग्लोबल सिक्योरिटी का बड़ा मसला था, ट्रैवल एडवाइजरी का था इशू, आज भी होगा, आई डोंट नो. तो वंस दैट हैपेंड ना, तो आई रीच्ड आउट टू हिम सेपरेटली, यार व्हाट वर यू कमिंग हियर टू डू, मतलब मे बी वी कैन डू इट फॉर यू, वी कैन बी योर आइज एंड ईयर्स. तो उसने कहा नहीं, हाँ मेरे जहन में भी आइडिया आ रहा है, तो लेट मी टॉक टू द क्लाइंट एंड एवरीथिंग एंड द पार्टनर. तो ही टॉक टू हिज पार्टनर और बाद में ही केम बैक एंड सेड सही है, ओके वी नीड दिस वर्क डन. अच्छा, वो वर्क डन भी उन्होंने पूरा नहीं दिया था. दे बेसिकली गेव अस अ टास्क कि आप यहाँ से डेटा लो और उस कंपनी का डेटा स्कैन करके हमें भेज दो, सही है ना. बट आई वॉज क्यूरियस, आई ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन कि हो क्या रहा है. तो देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन अबाउट अ फॉरेन कंपनी
जिसके लोगों ने थोड़ा एक पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड एंटिटी को जो है वो सर्विसेज दी थी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही, और इन डूइंग सो दे डिड सम हैंकी पैंकी एंड एब्लाइज मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट वाज ओनली कंसर्न कि हमारे फंड इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए, हाउ दे ऑब्लाइज्ड. सही बात. तो वंस वी स्टार्टेड डूइंग दैट ना, तो वी वर सेलिंग द डेटा. फिर वो डेटा गया सिंगापुर में. सिंगापुर से क्लियरेंस आ गई कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला. आई टोल्ड माई गाय कि यार इसमें घुसो, सही है ना, दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू डू एनीथिंग, लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है. हमने एक रात में क्रैक कर लिया कि इशू क्या था. तो दे डिड एन इवेंट इन अक्टूबर एंड यूज दैट इनवॉइस बैक इन दिसंबर. दे डिड अ होटल बुकिंग जिसमें मिस्टर एंड मिसेस करके CEO का था, और CEO वाज बेसिकली not married. So that was very ironclad type of finding. तो हमने वो share कर ली. That was the start. That was just, I remember exactly, I think मुश्किल से शायद $2000 की वो engagement थी. It was just to scan. टिपिंग पॉइंट था. हाँ, वो टिपिंग पॉइंट था. वो जो पार्टनर थे उसने फिर नीना ग्रॉस पार्टनर बनी, जो एक US की, जो उस वक्त डायरेक्टर थी. देन शी बिकेम ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर इन BDO एज वेल. शी वाज वन ऑफ माई रेफरेंस इन द पार्टनरशिप केस. So when my partnership case was, she was referenced as a client. तो वो फिर वर्ड ऑफ माउथ चला कि ओके पाकिस्तान में कोई काम है तो ज़ीशान इज़ द गाय. तो सिंगापुर में और फिर पाकिस्तान, नॉर्वे में, फिर UK में, सारे यानी कि there was a journey that started. But when that started, then I developed it as their own. कैसे ये this is a formal practice, forensic है, इसमें क्या होता है, डिजिटल forensic होता है. सिंगापुर में जाके वो 1 महीना उनके साथ बैठ के समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता. And then वो चलता गया and this became a formal patch established. Alhamdulillah, in Pakistan, I'm one of those people who have done all sorts of investigation, public sector, private sector, donor sector and everything. तो ये एक पूरा एक summary है. They started off as a simple, we were supposed to hire a bodyguard and we could have just let it go. लेकिन क्यूरियोसिटी के, व्हाट डू यू वांट डन, वी विल डू इट फॉर यू. यानी वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, आपने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया. yes, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया, एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन दे दिया कि इस तरीके से ये चीज़ फॉर्मली प्रैक्टिस की जाएगी और फोरेंसिक का सारा मामला उस तरह से ऑपरेट करेगा. बिल्कुल. सो ये डेलॉइट में स्टार्ट हो गया था. अब अगर डेलॉइट में इतनी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जर्नी अपने तौर पे स्टार्ट हो गई थी, आपने डेलॉइट का सफ़र मुकम्मल किया एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ योर ओन एडवाइजरी ही क्यों? यू कुड हैव गॉन टू इंडस्ट्री, यू कुड हैव डन समथिंग एल्स, आप कोई और चीज़ कर सकते थे उसके साथ. व्हाई एडवाइजरी? यार देखिए, इसमें द थिंग इज यू हैव टू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू हैव टू बी निम्बल. ये 2 अलग पॉइंट्स हैं. यू हैव टू बी निम्बल एंड यू हैव टू बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ. निम्बल का मतलब ये है कि आपको देखना है कि व्हाट इज़ योर लीस्ट रेजिस्टेंस बेस्ड पाथ टू द मार्केट. एंड आप किसी एक चैनल पे फोकस करके अगर बैठे रहोगे ना, तो देन मे बी सक्सेस विल कम, लेकिन आप यानी कि यू हैव अ नेट कास्ट करने के लिए आपके पास ओशन बड़ा है, लेकिन आप जो ना वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एल्स. तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ ऑन माई ओन, दिस वाज माई व्हेन आई गो टू द मार्केट आई कैन टेल कि भाई दिस इज़ व्हाट आई ऑफर, दिस इज व्हाट आई डोंट ऑफर. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 सर्विसेज को मैं मना कर देता था. I don't do audits. I'm not going to incorporate an audit firm. This is, although I could have done it. IFRS में alhamdulillah, I was part of the technical consultation. बड़े complex issues ऐसे हैं जिसमें और in fact पाकिस्तान में banking sector में भी कुछ complex issue ऐसे हैं जिसमें जो thought process गया है वो कम जगहों से गया और मेरी तरफ से भी गया हुआ है. तो लेकिन यह है कि नहीं, मैंने कहा because it's very difficult to explain to a stranger that I am capable of providing that service. तो बेहतर ये है कि आई एक्सप्लेन कि व्हाट एम आई हेयर फॉर. आई एम हेयर फॉर दीज एडवाइजरी सर्विसेज विच आई कैन टेल यू कि मेरे लेटेस्ट एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें हैं. तो द पर्पस वॉज बेसिकली दिस कि यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इनफ कि यू गो टू अ क्लाइंट एंड यू आर एबल टू टेल कि व्हाट आर योर सर्विस लाइन्स. इट्स नॉट एवरीथिंग अंडर द सन. आई डोंट डू टैक्स का आई वोंट इवन क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ टैक्स. माई टैक्स रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेकिन जब कॉम्प्लिकेट होता है तो मैं उसको अकबर का बी फाइलर का जो हमारा दोस्त का ये स्टार्टएप है तो मैं उधर से कराता हूँ. मैंने कहा भाई मतलब लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस नंबर्स, जिसका काम उसको साजे. तो आई एम नॉट गोइंग टू बी आउट इन द मार्केट एंड से कि आई डू, मैं सब आता है मुझे, मैं सब कर लूँगा. हालांकि मैं कर सकता हूँ और सारे चार्ट अकाउंटेंट्स में इतनी एबिलिटी होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन नेवर डू दैट बिकॉज यू लूज द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट वेरी क्विकली. यू कैन गेट द नंबर ऑफ वर्क, आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, मतलब लाइक यू कैन गेट 10,000 रुपी जॉब्स, सही है ना, लेकिन उसको करने के चक्कर में यू विल बी सैचुरेटेड इनफ. बहुत सारे डायनेमिक होते हैं. तो इसलिए एडवाइजरी वाज द राइट वे.
और बाद में मैंने जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ इन्वेस्टिगेशंस की तो देन आई गेट टू नो कि ओके यू नो वीसी फंड्स को किस तरह एडवाइस करना है, उनके चैलेंजेस क्या हैं. तो आई एडिड दैट कि ओके जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की गवर्नेंस है और एडवाइजरी है, that is one of my additional service points because I've had the experience of doing that, dealing with the investors and everything. So I added that. So the conversation that you have with the client has to be very simple. Okay, who are you? What are you offering? So वो simplest में यही था advisory. So अगर मैं आपकी एडवाइजरी को इन नटशेल उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम फोरेंसिक से वो चीज़ स्टार्ट ऑडिट से स्टार्ट हुई, ऑडिट से स्टार्ट फोरेंसिक से फिर आहिस्ता आहिस्ता 2015 में कंसल्टिंग की तरफ में वेंचर किया और 2004 से ही इनफैक्ट विद ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी मेरा रहा था रिस्क एडवाइजरी का. तो आई वाज लुकिंग आफ्टर 3 फंक्शंस इन डेलॉयट, फोरेंसिक, कंसल्टिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क एडवाइजरी. तो ईवाई को भी अभी जो मैं सपोर्ट कर रहा था वो मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइड पे कर रहा था, जो नए स्टेट बैंक ने लाइसेंसेज दिए थे डिजिटल बैंक, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट के लिए. तो ये 3 एरियाज जो है दिस वर माय स्ट्रॉन्ग साइड्स. तो यहाँ तक आते आते एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बात समझ में आती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर प्ले करना है. ठीक है, एडवाइजरी अगर स्टार्ट करनी है या कंसल्टिंग स्टार्ट करनी है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, अब एक स्टूडेंट है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है कि यार मुझे डील्स एडवाइजरी बहुत अच्छी लगती है, मुझे मर्जर एक्विजिशन बहुत अच्छी लगती है, मुझे ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग या फोरेंसिक की एडवाइजरी है, टेक्नोलॉजी साइड पर है, या ऑपरेशंस और प्रोसेसेस की एडवाइजरी है. ठीक है, एडवाइजरी का नीश आपने आइडेंटिफाई कर लिया. अब इस डिफरेंशिएशन को कि मुझे एक इस्टेब्लिश्ड इदारे के साथ उसे करना चाहिए या मुझे अपनी फर्म बना के उस एडवाइजरी के करियर को परस्यू करना चाहिए, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? अच्छा देखें, इसमें एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस. तो इफ़ यूर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या फर्म में जॉब करते हैं या आप अपना कुछ सोच रहे हैं, आपको बिजनेस के तौर पे इसको सोचना होगा. सही है ना? वी आर, अच्छा ये कन्वर्सेशंस हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट वी हैव टू बी वेरी कैंडिड अबाउट कन्वर्सेशंस कि वी आर हेयर टू मेक मनी. हाउ वी मेक मनी इज़ अप टू अस. आर वी एथिकल, आर वी नॉट एथिकल? तो वो एक प्रिंसिपल क्वेश्चन है. प्रिंसिपल आपका बेसिक सिंपल है कि वी आर हेयर टू मेक मनी एंड वी आर हेयर टू मेक मनी एथिकली. सही है ना? 90% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स आपके उस वक्त होते हैं व्हेन यू आर शाइंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन अबाउट मनी. सही है ना? इनफैक्ट मैंने ये नोट किया, मेरे पास like when I started off, it was not just one track that I had. मेरे पास तो in fact there were some conversations where ऐसा था कि मैं May 31st को जो है ना वो May 31st को मेरा ख़त्म होगा यूसुफ आदिल से टेन्योर, और जून 1st को जो है मैं उनके पाकिस्तान ऑपरेशन संभालूंगा. इतनी लेवल पे भी कन्वर्सेशंस गई थी. कुछ कन्वर्सेशन ऐसी थी जो मतलब सऊदी अरेबिया में आई वाज टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म सेपरेटली. बहुत सारी कन्वर्सेशंस होती हैं लेकिन वो कन्वर्सेशन डेड हो गई. क्यों हो गए? बिकॉज आई वाज वेरी कैंडिड अबाउट द डिस्कशन अबाउट मनी. ओके, so what are we talking about? And I'm not saying that we are going to do something unethically, but I'm going to be very clear about के how do we want to make money, how much money we are planning to make, what is the best way possible way to make money. ये जो कन्वर्सेशंस है ना, ये बड़ी हमारे फ्रेटर्निटी में लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इन कन्वर्सेशन से. ऑल्दो आई हैव सीन के जो क्लियर हेडेड लोग हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू डू सम पार्टनरशिप टुगेदर, पहले दिन से उसके टर्म्स क्लियर होने चाहिए. इनफैक्ट अगर आप देखें थोड़ा रिलीजियसली भी इंक्लाइंड है तो इट्स अ वेरी क्लियर कट पाथ 2 चीज़ों में दे दिए हैं कि भाई आप लिख लो आपस में बातचीत. 90% प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग पीपल लिखते नहीं हैं और वो दे आर नॉट रियली कन्वर्सेशन अबाउट इट. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि वट एवर योर डिसीजन इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ बिजनेस. सही है? वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फंड फ्लो. Okay, what are you thinking? You are going to go for a revenue, you want to incur some expenses, you have to save some money from the kitchen. What is going to be your financial situation be like? How much money do I have in the pocket? How long can I go without a client? सही है ना? ये बहुत बड़ी decision होता है. Even when I was in the firm, I remember there was a university that reached out कि जी हमें अपने पूरे सारे business revamp करना है और ये करना है वो करना है, और बहुत लंबी चौड़ी बहुत सारी कि हम ये management business process restructuring और नए policy manual. अच्छा, और तो मैंने कहा हाँ सही है, मैंने आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम गोना चार्ज यू मनी फॉर इट. हाउ मच नहीं, वो तो फिर जाता है कि नहीं अभी तो रिलेशनशिप स्टार्ट होगी और ये है वो है, सारी वो तो टिपिकल होती है. मैंने कहा नो 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 नो, आपने जो नुस्खा बताया है एवरीथिंग अंडर द सन, आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये एक्सपेक्ट करेंगे. मैंने अपनी टीम यहाँ पर बिठाई तो दे आर गोइंग टू बी हेयर फॉर 4 to 6 months. सही है ना? कुछ नहीं पता कि किस तरीके से क्या होगा, लेकिन 4 to 6 months वो कहीं नहीं गए. ये टाइम मैं आपके लिए 25 लाख रुपए के लिए अगर खर्च करूँगा, इतनी रिसोर्सेज लगा के सब कुछ,
दैट्स द रिसोर्स आई कैन नॉट एम्प्लॉय समवेयर एल्स, सही है ना. तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट फॉर 20-25 लाख बिकॉज आई नो द लेवल ऑफ एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड, सही है ना. वो उनको बात समझ नहीं आई. मैंने कहा मसला, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सेप्ट एनी वर्क फॉर इट. और मेरी टीम उस वक्त तक आई थिंक 3-4 वीक्स अनदर जो है ना वो अनऑक्यूपाइड बैठी है. एंड देन वी लैंडेड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लाइंट $420,000, सही है ना. मैंने वही टीम उधर लगा दी. तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट द डायनामिक्स कि भाई मेरे पास कैपेसिटी है 2 से 3 इतने लेवल की इंगेजमेंट्स की, सही है ना. और मैंने यही लेवल ऑफ इंगेजमेंट में फोकस करना है. जब वो टीम कोई फारिग होगी उसको कैपेसिटी डेवलपमेंट में लगा दूंगा कि वो अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करे, वो टेक्नोलॉजी. इनफैक्ट आई स्टार्टेड पाइथन लेसन्स विद इन द फर्म बैक इन 2019 और 20 के. मैंने कहा ये फ्यूचर है, इसको कर लो, सही है ना. तो वो आई स्टार्टेड, एक मैंने प्रोग्रामर हायर किया था, उसको मैंने कहा कि सिखाओ सबको यानी कि अप्रिसिएशन आ जाए प्रोग्रामिंग की. सो यू नो ये आपके जहन में इतना नंबर, अगर आप ये बातें नहीं सोचते ना कि यूटिलाइजेशन, रिटर्न फॉर मनी, ये अगर फाइनेंसेस आपके दिमाग में नहीं चल रहे तो सेल्फ बिजनेस इज़ नॉट फॉर यू, सही है ना. डोंट गो फॉर इट. अगर आप इस तरह नहीं सोचते, आपका दिमाग वैसे सोचना चाहिए इवेंचुअली आपको, बिकॉज आप कहीं भी किसी के लिए भी जाके काम कर रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने उसके पैसे बनाने हैं या बचाने हैं. 2 काम करता है ना अकाउंटेंट या तो पैसे बना के देता है या पैसे बचा के देता है, अपनी जेब के लिए या किसी और की जेब के लिए. ये प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए. आई थिंक इसके लिए कुछ बुक्स रीड कर लें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, थोड़ी फाइनेंसिंग समझ आ जाए कि यार फाइनेंशियल असल में ये ना टैबू सब्जेक्ट है. हमारे यहाँ 2-3 टैबू सब्जेक्ट हैं, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है कि नहीं, पैसे के बारे में हम जो है ना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते. वो मेरे ख्याल से कर लें तो देन यू विल डू द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ. चलिए, आपके इस जवाब से एक बात समझ में आई कि एक स्टूडेंट को यानी एक प्रोफेशनल को कैसे सोचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग देयर करियर इन एडवाइजरी, ठीक है. और क्या ऐसी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के अंदर होने चाहिए कि मैं उससे कहूँ कि यार एडवाइजरी कुड बी अ करियर फॉर यू, या आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं आइदर विद इन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम योर ओन प्रैक्टिस परस्पेक्टिव. अब प्रैक्टिस का परस्पेक्टिव हो या किसी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, एक लेवल ऑफ पोजीशनिंग आपको क्लाइंट के साथ बनानी पड़ती है. एक सर्टन आपका एटीट्यूड होना चाहिए बात करने का, चीज़ों को प्रेजेंट करने का. आपका अपने एक नॉलेज का लेवल होना चाहिए, क्यूरोसिटी, जैसे आपने मेंशन किया कि आपके अंदर वो क्यूरोसिटी थी कि आपने कहा कि यार इनको करना क्या है, ये क्यों आर्मर्ड ड्राइवर हायर करना चाहते हैं. तो उन एट्रीब्यूट्स के बारे में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ताकि कोई अपने आप के बारे में ये असेस कर सके क्या ये करना चाहिए या नहीं. मैं एट्रीब्यूट शेयर करता हूँ और साथ में एक केवियट भी बताऊँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिए. श्योर. देखिए एट्रीब्यूट जो है ना, क्यूरियोसिटी इज़ द क्रिटिकल एलिमेंट. अच्छा, क्यूरियोसिटी इसको जो है ना ये आप समझ लें कि ये हर एक के लिए है. ये क्योंकि एक ऑडिटर भी जो है ना वो ऑडिट सही तरह से नहीं कर सकता अगर उसने बिज़नेस को समझा ना हो. वो बिज़नेस को उस वक्त नहीं समझेगा जब तक वो बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने की एक्टिव कोशिश नहीं करेगा. आई यूज्ड टू बी अ डिफिकल्ट मैनेजर. अच्छा, मेरी भी करियर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हुई ओवर द पीरियड. तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट मैनेजर अर्लियर इन माय अर्लियर स्टेजेस, बिकॉज मेरे पास सामने सुपरवाइजर्स होते थे अगर, और वो अमूमन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए जूनियर्स को भेजते थे. एंड आई यूज्ड टू बी वेरी हार्ड ऑन देम कि नहीं, मतलब जूनियर कैन नॉट आस्क दैट क्वेश्चन अनलेस कि यू गेट अ वेरी यू नो नेचुरली टैलेंटेड पर्सन, ही इज़ गोना डू दैट. लेकिन आपकी गाइडेंस चाहिए. हर एक को आप ये ना करें कि वो अपने नेचुरल टैलेंट से ही डिस्कवर करे. गाइडेंस चाहिए ना. तो यू कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस. आप बैठो, आपके लिए वो दरवाजे भी खोलेंगे और मैनेजमेंट बात भी करेगी. क्यूरियोसिटी इज़ द प्राइमरी एलिमेंट. अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, आप लर्न करना चाहते हैं, लर्न करते हैं, मज़ा आता है आपको. देन सेकेंडरी ये है कि आपको हेल्प करने में मज़ा आता है. मतलब लाइक यू लाइक कि यू मेड समबडीज़ लाइफ ईजियर, सही है ना. अब जैसे मैंने एक ऑडिट किया था, एक टेक्सटाइल कंपनी थी. हमारी टेक्सटाइल कंपनी का ना बड़ा एक स्टिग्मा है कि जी टेक्सटाइल कंपनी थी. मेरा ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स का रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक टेक्सटाइल मिली. और वहाँ पे ये था कि नहीं यार, ऑडिटर ही बना के देता है, इनको तो कुछ नहीं आता, वहाँ का बंदा ऐसा ये वो. मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको पहली दफ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाई. यानी वो बंदा आखिरी वक्त तक जो है ना, ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी कि यार अब जिशान भाई अब ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं आपको कैश फ्लो के साथ फाइनेंशियल बना के दिया करूँगा, सही है ना. अब दैट इफ़ यू हैव दैट इन यू ना कि यू लाइक हेल्पिंग आउट पीपल एंड यू वो कहते हैं ट्रस्टेड बिजनेस एडवाइज़र का एक कॉन्सेप्ट होता है. अगर आपको इट कम्स नेचुरली टू यू कि यू लाइक गिविंग समबडी अ सजेशन दैट मेक देयर लाइफ ईजियर इन वट एवर डिसिप्लिन, then advisory is the right path for you, because advisory का फ़ायदा उसी वक्त है once you leave you have made some difference. advisory का सबसे बड़ा जो असल है ना कि आप गए कहीं, आपने वहाँ कुछ चेंज लेकर आए और आप वहाँ से हट गए. तो वो जो चेंज लेके आने में आपको अगर है इंक्लिनेशन तो आपके पास जो है ना वो एडवाइजरी का टैलेंट है. फोरेंसिक में ये है कि यू सी मोर देन व्हाट इज़ अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू.
ये तो आपने बड़ी मतलब एम्पैथी और कुर्बानी सेक्रीफाइस वाली बात की है कि आपको हेल्प करना पसंद हो, आप क्यूरियस हो। वरना हमारे यहाँ तो एडवाइजरी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ज़बरदस्त किस्म का सूट पहना हो, बहुत महंगी सी घड़ी होनी चाहिए, क्लाइंट को आप दिखाएं भाई ये इतना टाइम मेरा अगर लग गया तो मैं आपको टाइम बेस्ड पैसे जो है वो चार्ज करूँगा। और बहुत ज़्यादा आप जार्गनिश गुफ्तगू करें, मोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज़ बताएं, क्लाइंट का यार इसी को आता है जो आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हमारे यहाँ तो परसेप्शन एडवाइजरी का वो बना हुआ है, लेकिन आपने बड़ा एक उसके ऊपर एक जो उसकी एसेंशियल नीड है इस प्रोफेशन को कैरी करने की, वो बताइए। तो अब अगर कोई ये समझता है कि वो इस तरह से क्यूरियस या इस तरह से हेल्पफुल नहीं है, वो ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना चाहता है, तो फिर शायद एडवाइजरी करियर उनके लिए नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल कि वो सेल्स में बहुत अच्छी हों, वो ऑपरेशंस में बहुत अच्छी हों, वो पार्टनरिंग में बहुत अच्छी हों। मेरा एक्सपीरियंस यूनिलीवर में 1.5 से 2 साल काम करने का रहा, तो वहाँ पे पार्टनरिंग वाज वेरी समथिंग वेरी वंडरफुल टू मी कि यार आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के मसाइल समझ के उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये चीज़ किसी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो एडवाइजरी को अपने करियर के तौर पे देख सकता है। और फिर कौन सी फील्ड में एडवाइजरी करनी है, जैसे कि आपने बताया वो आपकी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है तो आप उस साइड पर हो, डील्स आपकी स्ट्रेंथ है आप उस साइड पर हो, फंड रेजिंग है तो आप उस साइड पर हो। जो डोमेन उनको सबसे अच्छा आता है वो उस डोमेन में जो है वो उस एतबार से ऑपरेट करने चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी पोस्टिंग किधर होती है, आप किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, फर्म की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड यू आर बीइंग एलोकेटेड बेस्ड ऑन समबडी एल्सेस कन्वीनियंस। सही है ना। तो वो जो जर्नी आपकी शुरू की 3 से 4 साल 5 साल की है ना, दैट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। तो डोंट मेक इट अ मिस्टेक, ऑल्दो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर पिवट। सही है, लेकिन ये है कि ये मत समझें कि इफ़ यू लाइक, आपने सुना हुआ है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत पैसा कमाते हैं, तो मैं ऑल्दो मेरा 4 साल इंटरनल ऑडिट में हो गया है तो मैं आप कॉर्पोरेट फाइनेंस करूँगा। ये इसको ज़रा बी रेडी फॉर द चैलेंजेस, बिकॉज एक जो अर्ली स्टेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट था ना वो आपने मिस कर दिया है अभी। अब आप या तो रेडी हों कि आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, पिवट किए यानी कि चैलेंजेस के बारे में रेडी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस लेवल पे ही रहें और करियर चेंज कर लें और पीछे आ जाए। ये एक जहन में होना चाहिए कि आप जो स्ट्रेंथ कह रहे हैं, प्ले बाय योर स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आपका पैशन अगर करना है तो उसका मतलब लर्निंग स्टेज पे वापस जाना पड़ेगा। अगर आपके साथ के बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकले थे या इंटर से निकले थे और वो यूनिवर्सिटी करके अब वो बैंक्स में लग गए, रिलेशनशिप मैनेजर लग गए थे या नीचे लेवल पे सेल्स कर रहे थे, 5 ईयर डाउन द लाइन, 6 ईयर डाउन द लाइन उनका करियर ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही है ना। यू कांट थिंक कि मैं इस तरफ आ जाऊँ। सही है ना। आप जा सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बी रेडी कि आपने वो लर्निंग के स्टेजेस वापस कुछ करने हैं। तो यू विल हैव टू प्ले बाय योर स्ट्रेंथ, बट दो स्ट्रेंथ्स आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सम थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। हो सकता है आपको प्लेस कर दिया था फैस में, सही है ना, आपको प्लेस कर दिया था ERS में, तो IA बिकेम योर स्ट्रेंथ। सही है ना। आप ये ना करें कि अगर वहाँ प्लेस कर दिया था तो नहीं मेरा IA में दिन नहीं लग रहा, 2 साल गुजार दिया आपने। आई हैव सीन पीपल डू दैट। 3 साल हो गए जी इंटरनल ऑडिट में, लेकिन फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना था, फाइनेंशियल एडवाइजरी में हो जाए तो अच्छा है। 3 साल तो खैर मैं ज़्यादा करूँ, 2 साल में, 1.5-2 साल में लोगों के जहन में आता है। तो आई वुड से कि सी व्हाट द अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू यू। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ चांस टू वर्क इन कॉर्पोरेट एडवाइजरी, डोंट लेट द टाइम इन इंटरनल ऑडिट गो टू वेस्ट। सही है ना। वहाँ पे एक्सेलेंस लेकर आओ। एक्सेलेंस आपने हर काम में देनी है। आपको टैक्स में जाके बिठाएं तो वहाँ पे भी आपको एक्सेलेंस देनी है। वहाँ पे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इवन एट द जूनियर लेवल एंड द हाई लेवल जो आपको टैक्स में काम करने होते हैं। तो एक्सेलेंस आपने हर जगह देनी है, एंड देन यू सी के व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स आर एंड देन प्ले बाय दोस स्ट्रेंथ्स। इसमें एक इफ आई मे रिकॉल, सॉरी, जो केवीएट की मैंने बात की थी, ऑल्सो बी कॉग्निजेंट कि आप किस मार्केट में खेल रहे हैं। सही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो लर्न अ लिटिल बिट लेटर कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है। अगर आपके पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एरिया ऐसा है जो कि आपको, फोरेंसिक के अंदर भी एक स्पेशलाइजेशन है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वो आपको पैशनेट होती है, ये वो, यू कैन मेक OSINT a career in US, you can make OSINT a career in UK, you can't make OSINT a career in पाकिस्तान। सही है ना। बायर्स नहीं है सर्विस के यहाँ पे। आप ये मार्केट की लिमिटेशन भी समझें हर चीज़ की। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, यस दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन किस मार्केट में, जहाँ डील्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। आपके पास डील्स कम है मार्केट के अंदर, तो मार्केट की लिमिटेशन को पहचानना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में किस लेवल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी है जिससे आप स्ट्रीमलाइन हो गए। जेनेरिक मोटिवेशनल गुफ्तगू बड़े से बड़े लीडर जो भी आपसे शेयर करे, मस्ट ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर सीनियर्स, लेकिन उसमें अभी ना आए।
मार्केट में जितना पोटेंशियल है आपके एरिया में उसको देखते हुए काम करें। आपको लगता है नहीं यार कि दुबई में से ज़्यादा डीले हो जाती हैं, हफ्ते में इतनी हो जाती हैं जितनी यहाँ पे आपको 1 साथ 6 महीने में होंगी, तो इसका मतलब है दैट इज़ द मार्केट यू वांट टू प्ले। यू आर पैशनेट अबाउट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, परफेक्ट, गो। लेकिन देन डोंट प्ले इन पाकिस्तान। इफ़ आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का बड़ा फंक्शन है, लेकिन डू बी कॉग्निजेंट कि किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ पैशनेट होना सक्सेस नहीं लाएगा। वो पैशन किसी को सेल करना है, जिसने उसके पैसे देने हैं। वो ट्रेडर कहाँ बैठा हुआ है, वो अगर मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, आपने वहाँ जाना है, तो हिजरत लाजिम है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक मैं इसकी जो एक वैल्यू चेन पूरी बनती है, ट्रैक बनता है, उस तरह से बनता है कि इफ समवन वांट्स टू मेक अ करियर आउट ऑफ एडवाइजरी, सबसे पहले तो उन्होंने ये देखना है कि वो आज कहाँ पर है, क्या उन्हें वो मौका मिल रहा है जहाँ वो काम करना चाहते हैं। अगर मौका मिल रहा है तो दे शुड शिफ्ट टुवर्ड्स दैट। नहीं मिल रहा तो जो कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस लेके आएँ, उसमें अपॉर्चुनिटी देखें। अपने आप को असेस करें कि उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या वो वाकई एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं या नहीं। फिर एट द सेम टाइम जिस डोमेन में वो काम करना चाहते हैं, उस डोमेन की जो रेलेवेंस है वो उस मार्केट के कंपैरिजन में कितनी है जहाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं। इट कुड बी ए सिचुएशन कि पाकिस्तान में उसकी इतनी स्टैब्लिश मार्केट ना हो, इट कुड बी ए सिचुएशन कि आप जो करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान ही उसकी मार्केट हो। क्वाइट पॉसिबल कि भाई पाकिस्तान ही इसकी मार्केट है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही यहाँ पे करती है। और फिर उसके बाद वो डिसाइड करें कि उन्हें एडवाइजरी अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है वो कुछ मीटिंग्स करेंगे और कुछ बातें करेंगे और करके आपकी एडवाइजरी के ऊपर क्लाइंट आपको पैसे देने लग जाएगा। आज बहुत हद तक इसका पर्सपेक्टिव अपनी जगह पर मौजूद है कि सिर्फ एडवाइस नहीं करनी है, साथ में काम करना है। जैसे आपने कहा रोलिंग अप द स्लीव्स, और वो काम उनके साथ करना पड़ता है, उस इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बनना पड़ता है। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो स्टूडेंट्स अभी हैं करने वाले हैं, वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलें कि मार्केट को भी देखना है, अपने एट्रीब्यूट्स को भी देखना है, और जो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें एक्सीलेंस कैसे आ सकती है उसको भी देखना है। लाइकवाइज सही। तो ये एडवाइजरी को लेकर पूरी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बन जाती है। अब अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ तो एडवाइजरी के एतबार से अगर एक स्टूडेंट है कहता है यार मेरी फैमिली के वालिद वालदा के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आई डू नॉट वांट टू लीव पाकिस्तान, मैं उनके साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ, पाकिस्तान के एतबार से आप कौन से एडवाइजरी के एवेन्यूज़ को देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में at the end of the day you have to think of it like a business. सही है ना? For example, you, Ibrahim, everybody is catering to an audience which is the people who are coming in to study accountancy. Now those people are in sufficient number so that the business is viable. सही है ना? That's what you need to think of it. तो advisory में भी मैं ये देखूँगा कस्टमर कौन है। लेकिन कस्टमर कुछ ऐसे हैं जो रेप्यूटेबल बिजनेस ग्रुप्स हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे पास कोई अच्छी एडवाइस आए रिगार्डिंग बिजनेसेस, ऑपरेशंस या व्हाटएवर, लेकिन दे कैन अफोर्ड ओवरसीज़ पेमेंट। सही है, तो व्हाट दे डू इज़ वो एडवर्टाइज ये करते हैं कि दे हैज़ टू बी एन ओवरसीज़ कंसल्टेंट। तो नॉर्मली ये होता है कि जी जैसे ग्लोबल आर्म इन्वॉल्व हो गया लोकल आर्म की पार्टनरशिप के साथ, और उन्होंने इंगेजमेंट्स कर ली। देर आर फ्यू प्लेयर्स जो कि ये वाली करते हैं कि ग्लोबल चाहिए, इसमें यू डोंट स्टैंड अ चांस। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट फर्म जो कि उस ग्लोबल का पार्ट है, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू वॉन्ट, बट यू विल गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम योर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। इट्स ये वो एक सेगमेंट है, इसको कहते हैं प्रीमियम कंसल्टिंग। प्रीमियम कंसल्टिंग में इंटरनेशनल टेंडरिंग होगी, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट फर्म तो यू विल लर्न। अच्छा, प्रीमियम कंसल्टिंग में इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फर्म तो यू आर आउट ऑफ द लूप, तो आपको अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। दैट्स अप टू योर पार्टनर कि वो अपने कोई अगर नेटवर्क ग्लोबल है उनकी पार्टनरशिप के साथ शोकेस करे और आके जाके सेल करे, उसमें बहुत मैटर्स होते हैं। ज़्यादातर देखें एक पाकिस्तान में बाइंग बिहेवियर जो है ना वो रेप्यूट का भी है, दे विल बी एक्सक्लूसिव। सही है, इफ़ दे आर स्पेंडिंग टॉप डॉलर दे वुड से कि नहीं यार मैं 25 लोगों में कंपटीशन नहीं कराऊंगा, मैं 3 से 4 में करवाऊंगा, दैट्स इट। तो वो एक उनके पास चॉइस भी है, दे हैव अफोर्डेबिलिटी, तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव अबाउट इट। सही है, तो वो एक अलग एरिया हो गया, तो वो है। उसमें मल्टीनेशनल्स कम है, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस पाकिस्तान के ज़्यादा हैं जो कि कंसल्टिंग की अप्रिसिएशन ला रहे हैं, और सारे उनकी जो G3 है या G4 है, जनरेशन 3 या जनरेशन 4, वो सारी जो है वो अच्छे, इनफैक्ट G2 भी उनकी अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आई हुई थी, और वो अप्रिशिएट करती है अच्छे एडवाइस को। सो दे कैन अफोर्ड मैकेंजी, दे कैन अफोर्ड मैकेन, अभी बेन वगैरह नहीं आए यहाँ पे, लेकिन मैकेंजी वगैरह है, तो वो कहते हैं जी ये सारे बिग 4 फर्म्स या बिग 5 फर्म्स के अलावा आई विल इन्वाइट मैकेंजी एज वेल कि आप आके कम्पीट करें। तो एक ये हो गया, सही है ना। बाकी आपके पास जो बायर्स ऑफ एडवाइजरी हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर है,
और फाइनेंशियल सेक्टर है, ये दो बड़े सेक्टर्स हैं, बाकी सारे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन लोग घर में करना चाहते हैं, बाहर नहीं बात लेना चाहते। कंसल्टिंग जो है ना वो चाहते हैं अपनी ऑडिटर से मशवरा ले लेते हैं। बहुत सारे लोग एडवाइजरी जो है ना वो उस तरह नहीं करते जो यानी दुनिया में बाइंग होती है। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो हैबिचुअली या बाय नीड या बाय डिज़ाइन बाई करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज। सही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे पैसे पे करता है और रूटीनली सर्विसेज बाय भी करता है। डेवलपमेंट सेक्टर में आपके पास एड एजेंसीज़ भी हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, USAID हो गया, UNDP हो गया, और इनसे रिलेटेड इदारे हो गए जो इनके काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये मैं कहूँगा ये दो सेगमेंट है। इन दो सेगमेंट में यू प्ले एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडवाइजरी नहीं है, आती रहेगी। इफ़ यू स्टैब्लिश अ नेम फॉर योर सेल्फ, पीपल विल रीच आउट टू यू कि यार फॉर एग्जाम्पल आई वॉज कॉन्टैक्टेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ग्रुप का वो एक पार्ट थे, एंड दे हैड अ चैलेंज कि यार वर्किंग कैपिटल हमारा जो है मतलब 1 अरब रुपए की इन्वेंट्री है, फंसता जा रहा है 1 अरब की इन्वेंट्री है। अच्छा, बड़ा यूनिक चैलेंज था वो। मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया उनको, जिसके भाई आपको बता दिया कि क्या मसला है, लेकिन उनका 100% मसला हल नहीं हुआ और उसके अलग रीज़न थे। तो 1 अरब की इन्वेंट्री है, कोई प्रोविजनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरी प्रोविज़न फॉर इन्वेंट्री कुछ नहीं है। मैं सब स्टॉक ऐसा है जो मैंने पिछले 6-8 महीने में ही ख़रीदा है। लेकिन जब ऑर्डर आता है मेरा, वो कार की सर्विसेज को प्रोवाइड कर, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है ना वो प्रोवाइड कर, दे आर द ओनली सप्लायर। तो जब ऑर्डर आता है तो मुझे काम करना पड़ता है उसमें, यानी कि वो शिपमेंट एयर से मंगवाना पड़ जाता है मुझे स्टॉक। सही है ना। तो यहाँ पे ये क्या, ये एक तरह मिस्ट्री थी। तो हमने उसको मिस्ट्री को थोड़ा सा सॉल्व करके दिया उनको कि यार आपका मिस्ट्री यहाँ पर है, ये जो पूरी कंपनी है ना आपकी, इसका ये वो एरिया है जहाँ पे आके आपकी जो है ना वो सैप की इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है। फेल नहीं होती, आपको लगता है कि चल रही है लेकिन वो एक्चुअली चल रही है, लिमिटेड होती है। वो जो है ना वो यहाँ पे जो वर्कशॉप के फ्लोर पे लोग काम कर रहे हैं ना उनकी सवाबदीद पे। नंबर 1 ये था। नंबर 2 था द मिथ ऑफ JIT। हमें सब पढ़ाया गया ना बचपन में JIT, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग ये है कि जी जो कंपनी है बड़ी, उसके सर पे से आपने वर्किंग कैपिटल की टेंशन जो है ना वो नीचे वेंडर को दे दी है। सही बात है। मैं तो सिर्फ उसी वक्त ऑर्डर करूंगा। अब देखें लॉजिक क्या है, हमने JIT पढ़ा, हमने वाह भी की, तालियां भी बजाई कि यार क्या बात है यार, क्या लॉजिक लेकर आ गए कि यार जब मेरे पास कस्टमर आएगा गाड़ी लेने के लिए BRV की, तभी मैं जो ना वो माल ऑर्डर करूँगा। अब इसको अनपैक करें। अच्छा, BRV में फॉर एग्जांपल 10 फुट का तार लगता है। सही है ना। ऑल्टो में जो है ना 8 फुट का तार लगता है। आपने साल के शुरू में किया कि मेरे हिसाब से जो ना 50,000 ऑल्टो बिकेंगी, आपने 50,000 का तार काट के रख लिया। ऑर्डर आ गए BRV के, अब तार को जोड़ तो नहीं सकते वापस, सही है ना। अब जो जस्ट इन टाइम के लिए आपने तो कह दिया मुझे तो भाई तार चाहिए, सही है, मेरी तो जस्ट इन टाइम है, वो तो टेंशन उसकी है ना कि यार मैंने तो 3 महीने से तार काट के आपका ऑल्टो का रखा हुआ है आप लेकर आ गए BRV कर गई। सही है ना। तो वो JIT पाकिस्तान में अवॉइड हो। तो ये चीज़ जो है इसमें यानी बायर्स ऑफ सर्विस की जो बात करें उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऐसे भी केसेस आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग केस आएंगे, लेकिन ये फ्रिंज है, ये एज है, ये रिपीटिशन नहीं है। ये बस ये है कि somebody thinks you will be able to give them good advice, they engage you for work। हैबिचुअल लेवल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट सेक्टर ये ऐसे हैं जो कि आपको रेगुलर वर्क मिलेगा और काम करते रहेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन एरियाज़ पर फोकस करें, यहाँ बिजनेस है पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तकरीबन 60-70% से आप बात करें तो जब वो बाहर जाने का सोचते हैं तो शायद UK US के बाद या उससे पहले मिडल ईस्ट का चक्कर ज़रूर लगता है। या तो वो UK US जाएंगे तो वहाँ देखेंगे टैक्स का जो मामला है सारा, वो देखेंगे मिडल ईस्ट में सेविंग है तो वो वापस आएंगे काम करने के लिए पासपोर्ट लेने के बाद। या फिर यहाँ से जाते हुए जब उन्हें श्योर नहीं होगा कि हम बाहर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, वो मिडल ईस्ट का चक्कर लगाते हुए जाएंगे टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज़। अब मिडल ईस्ट इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया खैर रिलेटिवली बड़ी एक ग्रोथ मार्केट है, लेकिन हम वहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। तो सेकंड नाम जो जहन में आता है वो सऊदी अरेबिया का आता है। आपने जैसे अभी मेंशन किया दैट यू आर ज्वाइनिंग BDO एज सीनियर डायरेक्टर एडवाइजरी ओवर देयर एज वेल फॉर फोरेंसिक। तो सऊदी अरेबिया UAE की मार्केट्स, अगर यहाँ पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो ऑडिट से उकताए हुए हैं या नहीं करना चाहते, तो उनके पास एक ही रूट होता है कि हम इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाएँ, या ज़्यादा से ज़्यादा वो IFRS इम्प्लीमेंटेशन के 2-3 असाइनमेंट्स पकड़ के पाकिस्तान भेज देते हैं, यहाँ 2-3 ट्रेनिंग से करवा लेते हैं। तो उन मार्केट्स के अंदर अगर किसी को एडवाइजरी का करियर बनाना है या उसे प्रॉपरली शेप करना है, मैंने एक हमारे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की थी तो उन्होंने कहा यार बंदा फंसता ही यहाँ पे कि कंपनी बनाऊँ या नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, प्रिटी एक्सपेंसिव। मेनलैंड दुबई में बनाना या सऊदी में रियाद में इनकॉर्पोरेट करना, इवन बहरीन में इनकॉर्पोरेट करना 50,000 रियाल तो वैसे ही लग जाते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर लेने का बन ही नहीं पाता। फौरन 50 नहीं लगेंगे,
फौरन 20 से 30 लगेगा हाँ, और फिर आहिस्ता एक साल में पहुंच जाएंगे हम यहाँ तक, 1.5 साल। तो उन मार्केट्स में वो एडवाइजरी को कैसे लेके चलें या कैसे देखें, कौन से ऐसी एवेन्यूज इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है? अच्छा, देखिए इसमें अब चूँकि मैंने ख़ुद लाइसेंस भी लिया और जाके मार्केट में मिला भी, बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला कि मार्केट में पोटेंशियल काफ़ी है। इवन इन यूएई मार्केट लोग कहते हैं कि नहीं, सऊदीया डेफिनेटली इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि बूम आ रहा है वहाँ पे यू हैव टू बी देयर इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी। लेकिन यूएई भी मार्केट ऐसा नहीं है कि इट हैज़ रन आउट ऑफ पोटेंशियल टू अफोर्ड। तो बिज़नेस ऑब्वियसली है और इसमें इफ़ यू वांट टू रियली वर्क, नेटवर्किंग इज़ एवरीथिंग। यू हैव टू नो पीपल एंड डू इट। मुझे सिर्फ एक केवियट पहले मैं दूंगा बजाय इसके कि समझाऊँ। केवियट ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू मेक एन ईजी बक, सही है ना। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बंदा जो सर्विस देना चाह रहा है वो उसमें शामिल है। एक्चुअली जो बाइंग साइड पे है ना, वहाँ पे भी अनएथिकल लोग हैं। और मुझे यानी कि इनफैक्ट जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो पहले जो है हमारे ही अपने एक पुराने जो है ना एक बंदे ने जो है ना मुझे रीच आउट किया एंड ही वाज ट्राइंग टू सेल मी दिस आइडिया कि ही विल गिव मी बिजनेस फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड आई विल हैव टू गिव किक बैक टू हिम। अच्छा, ये चीज़ कोई ओपनली डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विस में एक बहुत बड़ा कंटेजियस एलिमेंट है किकबैक का। जो बायर है ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप काम करें, आप फॉर एग्जांपल आप जनरल ट्रेडर सप्लायर बन जाएं, आप सप्लाई करें किसी कंपनी को, आपको पता चलेगा जी इंटरनल ऑडिटर को भी पैसे देने हैं, मार्केटिंग को, प्रोक्योरमेंट को भी पैसे देने हैं, फाइनेंस वाले को भी देने हैं, सीईओ साहब दे रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो 38% मांग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। अभी आई वाज सिटिंग विद समबडी टेक्नोलॉजी साइड पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले उसका काम है, वो कह रहा है भाई 38% तो ग्रॉस पे वो मांग रहे हैं, यानी वैल्यू प्लस सेल्स टैक्स के बाद जो ग्रॉस बन रही है ना उसका 38 कह रहे हैं, कैश में दो हमें, सबका हिस्सा है इसमें। ये फिनोमेना मिडिल ईस्ट के अंदर है, हमारे ही कुछ फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो ये करते हैं एंड जो एडवाइजर्स हैं बेचारे वो सर्वाइवल पे डिपेंडेंट हैं, दे आर पेइंग द कट फॉर इट। एक चीज़ होती है रेफरल कमीशन। इफ़ आई डोंट नो यू, जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट यू अ क्लाइंट, सही है ना, कोई वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परसेंटेज एक कमीशन का बनता है, दिस इज धंधे के असूल है, सही है ना। लेकिन अगर मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इफ़ आई एम द बाइंग पावर, मैं अगर उस कंपनी का ही मैनेजर फाइनेंस हूँ या फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, मेरी रिकमेंडेशन पे आप हायर हो गए, अब मैं जब पैसे लूँगा ना आपसे इस काम के, ये हो गई रिश्वत, सही है ना। एडवाइजरी में इस चीज़ को सिर्फ आपने जहन में रखना है कि आपने किकबैक वाले बंदे को पहले दिन से ये मत देखें, होगा क्या, यू विल फाइंड एन अल्टरनेटिव, सही है, आपको हलाल तरीके से अर्निंग मिल जाएगी, लेकिन नेवर एंगेज इन टू दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। ये पहला केवियट है। इनफैक्ट जो लोग मिडिल ईस्ट में बैठ के भी कंसल्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनको पहला चैलेंज यही आता है कि यार ये तो देना पड़ता है। लोग अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो देना पड़ता है, सही है ना, नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है देना पड़ता है। तो ये मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, 3 साल तक मैंने सस्टेन कर लिया। मिडिल क्लास से आया हुआ एक बंदा अपने तौर पर चला ले, तो मतलब 1 रुपया रिश्वत नहीं दी मैंने, कहीं नहीं दी, सही है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उस मार्केट में फिर उस तरह प्ले ही नहीं किया। ऑल्दो आई गॉट द इनपुट कि भाई 6 लाख रियाल का असाइनमेंट होगा, 6 लाख रियाल, आई डोंट नो हाउ मच दैट पाकिस्तानी इज, 78 से मल्टीप्लाई कर लें आप, कितना हो गया, 80 से मल्टीप्लाई कर लें वही हो जाएगा, सही है ना। अब तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए तकरीबन, 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए। 6 लाख का असाइनमेंट है, आपको मिलेंगे लाख। अच्छा जी 5 लाख कहाँ जाएंगे, वो आपका मसला नहीं। अच्छा ये क्या इशू है, क्या मतलब, अच्छा बोर्ड के सामने नाम भी नहीं जाएगा, तो यानी ये मैं डायनामिक बता रहा हूँ कि इसमें मार्केट डायनामिक ये है कि जी वहाँ से 6 लाख का काम चलेगा, काम आप करोगे, कॉम्पिटेंस आपकी है, एबिलिटी आपकी है, आपको मिलेंगे लाख, बाकी 5 लाख अंदर का बंदा और बाहर का बंदा जो लेकर आ रहा है काम वो खाएंगे, सही है ना। दैट इज़ नॉट द टाइप ऑफ बिजनेस आई वांट टू बी इन, सही है ना। वी हैव बिन यानी एक रिफाइंड, अच्छा ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ है हमारे प्रोफेशन के, जो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर कोई बंदा जहन में रखा हुआ भी है ना कि आई हैव टू डू कंसल्टिंग, दिस इज़ द अगली रियलिटी दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। वंस यू आउट देयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज, तो आपको ये मिलेगा कहानी कि ये ऐसी चीज़ है, इससे आप दूर रहो। देन ट्रांसफर, यू शुड हैव टू एबिलिटी टू सस्टेन योर सेल्फ। 3 साल का एक जहन में रखें आप कि 3 साल आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो डोंट गेट इनटू दिस हनीमून आइडिया कि आई विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो यूट्यूब की वीडियो से बैठ के इंस्पायर ना हो जाए कि कुछ नहीं है, तो वो आप जहन में रखें। 3 साल तक आप कर सकते हैं। लाइक आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही डजंट नीड टू वर्क, सही है ना, ही हैज स्पेंड अबाउट 18-19 ईयर्स इन मिडिल ईस्ट, पैसा उसने अच्छा खासा कमा लिया। अब नाउ ही इज सेटिंग अप अ बिजनेस हेयर, सही है ना, ही कैन स्पेंड, आराम से क्लीन काम करेगा बैठ के, शुरू में 6-8 महीने काम नहीं भी चलता ना तो ही कैन सस्टेन, सही है ना। वो एडवाइजरी इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव,
एज फार एज दिस। हनीमून एक आइडिया नहीं देना चाहिए ना कि यार बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा होगा। रियलिटी ये है कि यार देखो, बैग बनाओ और बैग बना के कूदो। ये हमारी एग्जांपल मत लो ज़्यादा कि हम कूदे किस तरह से, लेकिन आई हैड सम कंफर्ट ना, मेरा कैपिटल था फिल्म से, वो रिलीज़ हो रहा था। आई हैड सम क्वेश्चन कि यार ओके 17-18 महीने तक जो है ना मेरे पास किचन चल जाएगा मेरा, तो आई विल स्पेंड माई सेल्फ टाइम। तो आई फिक्स्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। मिडिल ईस्ट का मैं पहला केवियट ये दे दूँ, बजाय इसके कि मैं बताऊँ कि यार इतना बिजनेस है, इतना पोटेंशियल है। रियलिटी ये है कि बाइंग के लिए आपको रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में सामने वाले के चांसेस हैं कि वो करप्ट होगा और वो आपसे किकबैक मांगेगा। अच्छा, मिडिल ईस्ट की मार्केट की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे बहुत कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, देयर इज़ पोटेंशियल। अच्छा, उसमें फिर ये कि हर सेक्टर जो है ना वो इनरिच्ड है। सर्विस की लेकिन रेंज जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेड है। सर्विस की कुछ रेंज ऐसी है जिसमें आपके पास रेगुलर फाइलिंग वगैरह का काम होता है, जो बेसिकली लो वैल्यू काम होता है, लेकिन वो आपको एक ब्रेड एंड बटर देना शुरू करता है, रिटर्न्स फाइलिंग और ये सारे काम। पाकिस्तान में आप भले उससे ना रहो, लेकिन मिडिल ईस्ट में यू हैव टू इक्विप योर सेल्फ एंड देन स्टार्ट वर्किंग। वो लर्न करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं, वहीं मार्केट में हैं, तो यू नो द रेगुलेशंस, आप फाइलिंग का काम शुरू कर सकते हो। डोंट वरी अगर कि वो लो वैल्यू काम है, बिकॉज यू नीड वर्किंग कैश फ्लो फर्स्ट। सही है ना, आपको वो स्टार्ट लेना है, काम करना है, आपने यहाँ से करें किसी तरीके से करें, स्टार्ट अर्निंग मनी ऑन दैट। उसमें आप सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, एवरीबडी इज नीड्स रिटर्न फाइलिंग, यू जस्ट गो ट्राई टू बाय। बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप भी कर लो। सही है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आई गॉट इन टच, जो नो अकाउंटिंग साइड पे नहीं है, टेक्नोलॉजी साइड पे हैं, तो दे केम अप विद ऑटोमेटिक टूल्स टू मेक दिस जर्नी ईजियर। तो उन्होंने यानी कि वो अब वो ले जाएंगे बिज़नेस बहुत सारा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो यार वो 500 रियाल ही मिलते हैं, उसमें 500 दिरहम मिलते हैं सिर्फ एक फाइलिंग में महीने के, तो भाई एक बंदे ने डिजिटल कर दिया ना उसको, वो 500 की जगह 100-200 लेगा, लेकिन उसको मच मोर क्लाइंट्स को वो कर लेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देयर इज़ ऑलवेज रूम कि कहीं ना कहीं कुछ कर लें। सही है, तो एक वो एरिया है। दूसरा, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क के लिए जो है ना वो डिफरेंट नेटवर्किंग के पैनल्स हैं। हमारे CA फ्रेटर्निटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, आपकी जो चार्ट अकाउंटेंट्स की जो कमेटी है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप शोकेस करते हैं, आप उनसे मिलें, वो लीड्स देंगे आपको जो मार्केट में इस्टेब्लिश्ड हैं। बहुत मुझे भी जिसने मशवरा दिया वो 3-4 लोगों का नाम दिया कि भाई आप इससे जाके मिलें। सारे जो हैं यासिर गार्डित हैं, आसिफ जमान हैं, ये सारे बड़े सीनियर लोग हैं, तो ये आपको गाइड भी करते हैं और अच्छा यानी कि इनपुट भी देते हैं। और मेरा भी जो इनपुट है अभी मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था, मेरा उन्हीं की दिया हुआ इनपुट है, थोड़ा बहुत जो मैं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरे नेटवर्क की बेस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में जो है ना, यू शुड, वही बात है ना कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। तो सी वेयर योर स्ट्रेंथ्स आर। मे बी आपके नेटवर्क जो है ना वो आपको किसी ऐसे ग्रुप में लाई कर सके जहाँ पे आप प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर बन जाएँ। सही है, ड्यू टू सम फ्रेंड, ड्यू टू सम पॉसिबल एक्वेंटेंस, कोशिश करें कि वहाँ पे आप ना कहीं एसोसिएट हो जाएं। देखिए, जो मल्टीनेशनल्स हैं दे आर गोइंग टू गो फॉर ब्रांड ऑलवेज। सही है, एवरी कंपनी वांट्स टू गो फॉर ब्रांड, लेकिन वहाँ पे अगर आपको वो समझ आ गया ना कि यार यू आर द गाय हु डज वर्क फॉर देम, देन दे विल ट्रस्ट यू एंड देन गिव यू मोर वर्क। तो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के बारे में भी ज़रा उसमें कॉग्निजेंट रहें और देखें कि वहाँ पे आप किसका ट्रस्ट बाय कर सकते हैं। इफ़ यू कैन बाय द ट्रस्ट ऑफ देम एंड देन दे कैन स्टार्ट गिविंग यू फंड्स। अनफॉर्चुनेटली यही वो एरिया है जहाँ पे थोड़ा करप्शन भी है, लेकिन इफ़ आई अंडरस्टैंड देयर आर गुड पीपल एवरीवेयर। सही है ना, तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको सही तरह से शोकेस कर देंगे। आप अज्यूमिंग कि आप उस लेवल पे हैं कि आप बोर्ड से या CEO से जो ना एक एज एन एडवाइज़र बात कर सकते हैं, तो उस केस में जो है ना दे विल बी पीपल के शोकेस यू टू द राइट पीपल एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको अपना नेटवर्क जो है ना वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। इंट्रोवर्ट्स का गेम ये नहीं है। इंट्रोवर्ट्स गेम, नोबडी इज़ गोइंग टू गेट प्रोमिनेशन कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। यू हैव टू गो टेल देम कि आप क्या करने जा रहे हो, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। वो एक अलग एक डिसिप्लिन है कि आपने कंसल्टिंग करनी किस तरह से। मैं सिर्फ क्लाइंट्स गाइंग की बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स, योर नेटवर्क इज़ गोना गेट यू इंट्रोड्यूस्ड कि आपने करना क्या है। विनिंग फिर आपके अपने टैलेंट पे। यानी अगर मैं उसका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी या जो तरीक़ाकार वहाँ पे स्टार्ट करने का है, ये हो सकता है कि सबसे पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिडल ईस्ट में मौजूद है, आइदर इन UAE, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ में कहीं पर भी, सबसे पहले तो वो जो हम पिछली डिस्कशन कर चुके हैं उस पर असेस करें एडवाइजरी उनका करियर है या नहीं।
अब अगर वो डिसाइड करते हैं कि एडवाइजरी करियर है लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है कि वो अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें, तो वो इंस्टीट्यूशन के साथ कंटिन्यू करें, बिल्डअप सम कैपिटल, जैसा आपने डिलॉयट की सारी बात की, कैपिटल इज एवरीथिंग। अब थर्ड स्टेज के ऊपर जब दे फील कि इट्स द राइट टाइम नाउ कि अब वो सारी चीज़ों को जहन में रखकर अपनी कोई प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो दो मेजर चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्ले करेंगी। एक तो ऐसे काम जो थोड़े डिजिटल तरीके से हाई वॉल्यूम के लिए की जा सकते हैं, वो उन्हें किचन इनकम, किचन सपोर्ट देंगे अच्छा, और फिर उनका नेटवर्क और उनके साथ जो लोग एसोसिएटेड है उसके थ्रू लीड जनरेशन वाली एक्टिविटी जो है वो चलती चली जाएगी। और अगर कोई मिसाल के तौर पे इस तरह का इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर या बहुत ज़्यादा रिलेटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करके बात नहीं करते या प्रेजेंट नहीं करते, दे कुड पार्टनर अप विद समवन। ऐसा पार्टनर जो एक्सट्रोवर्ट और बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप और सेल्स को समझता है, तो वो ऑपरेशंस और फाइनेंस की साइड और डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी की साइड को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और दोनों को स्ट्रेंथ अप करके मिला के डिलीवर किया जा सकता है। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। इस पूरी डिस्कशन के अंदर हमने पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, दोनों एतबार से एडवाइजरी का जो है वो डिस्कशन भी किया, किस डोमेन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या पाथवे होना चाहिए, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब होता है, और सिंस आपका टेक्नोलॉजी से बड़ा शगफ है, बहुत ज़्यादा कुर्बत है, एआई को आप कैसे देखते हैं फॉर अकाउंटेंट्स? और बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी, क्या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही रहेगा या चीफ डेटा ऑफिसर हो जाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर इस तरह की चीज़ें इमर्ज करती चली जा रही हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने आप को कैसे देखना चाहिए? या उनको यही सोचना चाहिए कि एआई ने, चैट जीपीटी ने सीपीए का एग्ज़ाम फेल कर दिया है तो ये तो ज़िंदगी भर इसका एग्ज़ाम फेल करते रहेंगे और हम आगे रहेंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी सारी, इट्स अ लॉट टू अनपैक इन दैट क्वेश्चन। इसमें देखें, एक थोड़ा सा ना हमारे अंदर कहीं भी अगर ज़रा सा भी एक होता है, आई डोंट नो उसका वर्ड क्या है, देयर इज एक्चुअल साइकोलॉजिकल फिनोमेना। उसमें ये होता है कि एक गलत फहमी होती है ऑफ ट्रांसफरेबल एक्सपर्टीज़। ये निकला है सिलिकॉन वैलीज़ के प्रोग्रामर्स की तरफ से ना, कि आप प्रोग्रामर हैं तो आपके अंदर ये होता है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, तो मैं बजट मैनेजमेंट भी कर लूँगा, मैं फोकास्टिंग भी कर लूँगा क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूँ। अच्छा, ये वेरी वियर्डली हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी होता है कि हमारी जो है ना वो एक अजम्पशन ये होती है कि हमें सब आता है, हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप सिर्फ एक लिटमस टेस्ट ये मैं इसका देता हूँ लोगों को कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक वर्ड में यूज़ करूँगा, आपको नहीं पता होगा, क्यों? हमारे करिकुलम में नहीं थी, सही है ना। हमें पढ़ाई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में वो याद है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, वो सारी चीज़ें, साइंस है पूरी, मतलब पूरी साइंस है। MSBA का जब मैंने किया तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कोर्स था, सही है, उसके अंदर वो किताब पढ़ी पूरी कि उसमें क्या है, उसमें इस लेवल की भी है, आपकी फैक्ट्री की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री की आगे पीछे रोड कैसी हैं, अंदर शेल्फ कीपिंग किस तरह से होगी, इस लेवल की एक डेप्थ होती है काम में। यू कैन गेट टाइटल्स फॉर एनीथिंग, आप CDO भी बन जाओ, चीफ डेटा ऑफिसर भी बन जाओ, लेकिन अगर आपको इस लेवल की ग्रैनुलैरिटी में उसकी साइंस नहीं पता ना, यू विल ऑलवेज बी री इन्वेंटिंग द व्हील। यू विल गेट द जॉब डन, but you will be reinventing the wheel. Somebody else in the world has done something, they have solved those problems, लेकिन आपको पहली दफ़ा फेस होंगे, आप नए सिरे से सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो एक CFO को जो CDO बनने वाली एस्पिरेशन है, उसमें मैं पहले केवियाट ये दूंगा कि आपको अपनी एकेडमिक्स भी उसी तरह रखनी चाहिए कि, और वो एक 2 दिन के कोर्स से नहीं आनी चाहिए, वो एक प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा स्टडी। एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि AI ने अभी डिसरप्ट फाइनेंस को अभी इसलिए नहीं किया बिकॉज the level of capital that is required to disrupt वो अभी गया नहीं है। वो जब चला जाएगा, क्योंकि AI is expensive, right? AI का कोई भी disruption लाने के लिए आपके पास अपना एक, पहली बात है कि मैन पावर होनी चाहिए, आपके पास एक राइट लेवल ऑफ प्रोग्रामर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ये सारे होने चाहिए ताकि आप कोई काम करो, उनसे करो। फिर कैपिटल है जो कि टेक्नोलॉजी में लगता है, आपकी कोई भी मॉडल को ट्रेन करने की कॉस्ट होती है, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है, सर्वर पे करना है, अपने लोकल करना है, बहुत बहुत कंसिडरेशन है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव रिसर्च वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड। इस वक्त जो लोग AI पे काम कर रहे हैं, वो कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि फाइनेंस साइड पे डिसरप्शन में काम कर रही हैं, लेकिन जिस लेवल का कैपिटल अभी दूसरे ओवरऑल AI डेवलपमेंट में डिप्लॉय हो रहा है, उसमें अभी फाइनेंस हैज़ नॉट बिकम द प्राइमरी एलिमेंट, सही है ना। वो जिस दिन होगा तो इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स के आपकी फाइनेंस की पूरी प्रोफेशन जो है ना वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ सम पीपल सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू सॉल्व। अभी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर थिंकिंग कि हमें सॉल्व करना है, बट इट्स कमिंग, सही है ना।
इट्स कमिंग. और आई एम नॉट वेरी प्रो प्रोमिनेंट ऑफ द ब्लॉकचेन लेजर, लेकिन द आइडिया इज कि टेक्नोलॉजी बेस्ड लेजर डिस्ट्रप्शन हो जाएगी. आई एम नॉट गोना से कि ब्लॉकचेन डिस्टर्ब कर देगा, बिकॉज उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं. सही है ना, वो एक अलग इशू है सारा जाके. तो जो लोग कहते हैं कि नहीं जी अकाउंटिंग ब्लॉकचेन से ही डिस्टर्ब होगी, उनसे ये मैं पूछूंगा कि आपने लेजर अपना जो है वो अपने कंपनी के बाहर चंदा बॉक्स के साथ रखा है कि पूरा मार्केट में जाके चीज़ें देख ले? वो कहेंगे नहीं. कहेंगे फिर ब्लॉकचेन कैसे करेगा? नहीं, हमारी ब्लॉकचेन तो हो जाएगी सिक्योर. अच्छा, सिक्योर हो जाएगी तो नॉर्मल डेटाबेस जो आज सिक्योर्ड है और ब्लॉकचेन में क्या फ़र्क रह जाएगा? जस्ट बिकॉज कि आपके पास 3 नोड्स होंगे, वो तो कैपिटल का आपने खर्च, मतलब बहुत उसके जो ना चैलेंजेस आ रहे हैं. तो डिस्ट्रप्शन विल कम, प्रॉब्ली नॉट इन द वे दैट पीपल आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ. AI से ही होगी, लेकिन व्हेन you get the right capital deployed and working towards that. अभी वो कैपिटल वहाँ डिप्लॉय नहीं हुआ, वो अभी शायद मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है. यूके में 2-3 कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन वो यानी अभी यानी कि दे आर ऑन दैट ट्रैक, वो काम कर रही हैं. दे विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन उनका ज़्यादा हर चीज़, हर एक का ब्रेड एंड बटर का इशू होता है ना. दे आर फोकस मोर इनटू ऑटोमेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड देन मेकिंग मनी फ्रॉम देयर. तो वो अभी अकाउंटिंग प्रोफेशन को डिस्टर्ब करने वाले जो है ना R&D, उसमें आपको ओपन AI टाइप का चाहिए ज़रा सेटअप, कि बड़े इन्वेस्टर्स आपको पैसा दे के बैठे, दे आर नॉट वरीड अबाउट द मनी. 4-5 साल आप बैठ के जो है ना R&D करें. अकाउंटिंग में उस लेवल का कैपिटल आया नहीं, अभी नहीं आया. लेकिन इवेंचुअली इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मैटर ऑफ कैपिटल या टाइम आ जाएगा. तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट देन? क्या करना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? अच्छा, इसमें मैं जब मुझसे लोग मशवरा लेते हैं कि चार्ट अकाउंटेंसी हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आज जो बच्चा एंटर हो रहा है, बाय द टाइम दे रीच माई एज, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड नाउ. सही है. आई हैव एब्सोल्युटली नो कॉन्फिडेंस कि द लेवल ऑफ अर्निंग दैट आई एम एबल टू मेक राइट नाउ, they will be able to make the same if they don't learn and evolve and relearn. अब जो है ना, अब ये मेरे ख्याल से it's not just true for accountants, it's true for everybody. आज आपको जो है ना सबसे बड़ी स्किल आपकी है लर्निंग. सही है. आज आप अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लेके बैठ नहीं सकते, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कहें कि यार मैंने गिटार बजाना सीखना है. सही है ना, और मैंने यूट्यूब से देख के सीखना शुरू करता हूँ. इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. ये स्किल आपकी सबसे बड़ी होगी. आपके अंदर ये बेसिक स्किल होनी चाहिए. आई डोंट नो व्हाट द बेस्ट वे इज़ कि आप क्या करो, पाइथन लर्न कर लो, कुछ कर लो, व्हाटएवर. उसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको बॉटल नेक्स मिलेंगे. लेकिन आपको लर्निंग हर हाल में करनी चाहिए. कि आपको पहला बेसिक स्किल ये है कि आपने लर्न करना है, कुछ सीखते रहना चाहिए. और आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन डिसरप्ट होने जा रहा है. ये चीज़ है. इसके लिए मैंने प्रिपेयर कैसे होना है, 2 तरीके हैं. एक तो पिवट है. पिवट करके मतलब कि आप किसी स्पेशलाइजेशन में जाएं और अपनी साइड पे से पिवट हो जाएं. जो भी करें ना, उसको एकेडमिकली सपोर्ट करें. सही है ना. मतलब डोंट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, वरना आप एक मीडियोकर लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर होंगे बाय द टाइम यू हैव लर्न अबाउट इन्वेस्टेड 10,000 आवर्स इन इट. चेंज इज़ कमिंग. बी विलिंग टू लर्न एंड टेक द अपॉर्चुनिटी एज इट इज़. कि आपको जहाँ से जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले करें, लेकिन लर्निंग इंपॉर्टेंट है. वो बहुत ज़रूरी है आज के अकाउंटेंट के लिए. जो आपने 10,000 आवर्स वाली बात की, इस पर एक पूरा नया एपिसोड, एक नई पॉडकास्ट पूरी रिकॉर्ड हो सकती है. उसमें बहुत सारी बातें जो है वो की जा सकती हैं. खैर, आज वक्त की कमी के एतबार से हम अपनी कॉन्वर्सेशन को जो है वो यहीं तक रखते हैं. बट इट वॉज मच इंसाइटफुल. 3 सेगमेंट्स में हमने पूरे डिस्कशन को कवर किया. इट वॉज ऑल अबाउट योर जर्नी. आपने जिस तरीके द थॉट बिहाइंड डूइंग एवरीथिंग दैट यू डिड, फिर उसके बाद एडवाइजरी एज अ कंप्लीट करियर, उसके सारे ऑप्शंस, मार्केट डायनामिक्स, ब्रूटल रियलिटीज़, ये सारी चीज़ें हमने कवर की. और थोड़ा बहुत हमने टच बेस किया टेक्नोलॉजी को. थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब, आपने टाइम दिया. मच इंसाइटफुल, वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद यू. मैं ख्वाहिश करूँगा, उम्मीद नहीं ख्वाहिश करूँगा कि एक और कॉन्वर्सेशन हम इंशाल्लाह, जब आपका पाकिस्तान आना हो किसी भी काम से, तो हम इंशाल्लाह ताला एक और ज़रूर कॉन्वर्सेशन इस पर करें. और ये 10,000 रूल्स वाली बात जो है, आवर्स वाली बात, इसको हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर कंटिन्यू करें. माशाल्लाह बड़ी अच्छी और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही. आई होप तमाम स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्री में, फर्म में, जहाँ पे भी आप इस वक्त अपने काम को जो है वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, आप लोगों को इस कॉन्वर्सेशन से, इस बातचीत से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा पहुँचा होगा. बहुत सारी बातें हैं जो एडवाइजरी के हवाले से, किस तरह डोमेन्स को सेलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करना है, किस तरीके से अपने करियर पाथ को चूज़ करना है और कैसे एडवाइजरी का एक्सपोजर हासिल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज अल्लाह का शुक्र है बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है. और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टच बेस किया है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है. किसी भी किस्म का कोई सवाल, कोई रिस्पांस, कोई कमेंट, कोई बात अगर आप हमसे कहना चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें जो है वो बताया जा सकता है. आपके सवालात, आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स हमें हेल्प करेंगे कि हम इस तरह के और गेस्ट को वेलकम कर सकें और इस तरीके की मीनिंगफुल और इंसाइटफुल डिस्कशन से आपको
फ़ायदा पहुंचा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।